सरिता के जेठ जेठानी स्वभाव के बहुत खड़ूस थे। सरिता का पति बीमार रहता था, इसलिए वो खेतीबाड़ी का काम नहीं कर पाता था। इसी बात का फायदा उठाकर सरिता के जेठ राजेश्वर ने सारी जमीनें अपने नाम कर ली और छोटे भाई रामेश्वर को एक बंजर जमीन का टुकड़ा दे दिया। रामेश्वर उस बंजर जमीन के टुकड़े पर कोई फसल नहीं उगा पाता था, इस कारण वो बहुत गरीब हो गए। रामेश्वर पहले ही बीमार रहता था, इस कारण ज्यादा काम नहीं कर पाता था, इसलिए सरिता उसकी इस काम में मदद करती थी। कुछ नहीं मिलेगा सरिता इस जमीन पर। हम जितनी मर्जी खेती कर लें, हल चला लें, पर ये बंजर जमीन हमें कोई फल सब्जी नहीं देगी। राजेश्वर भैया ने हमारे साथ धोखा किया। मेरी बीमारी का फायदा उठाकर मेरे से जमीन जायदाद के कागजों पर हस्ताक्षर ले लिए। क्या करूंगा जीकर इस दुनिया में, जब भाई ही मेरा नहीं रहा। ऐसा न कहो, आप हो तो मैं हूँ। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी जीकर क्या करूंगी? मेरा तो कोई भी सहारा नहीं है। चल अब घर चलते हैं, शाम होने को आई है। बंजर जमीन के कारण रामेश्वर बहुत ही परेशान रहने लगा था। घर में खाने को लाले पड़ गए थे। नहीं भाई, इस जमीन के तो मैं तुम्हें कोई दाम नहीं दूंगा। ये तो बंजर जमीन है, अगर मैं तुमसे खरीद भी लूं तो आगे कोई भी नहीं खरीदेगा। मेरा तो नुकसान हो जाएगा भाई। अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। घर में खाने के लिए कुछ है नहीं, कैसे घर चलेगा। सुनो जी, अगर तुम कहो तो मैं जेठानी जी के घर से थोड़ी मदद मांग लूं, क्या पता वो मदद कर दे। सरिता, तुम उन्हें नहीं जानती हो। राजेश्वर भैया मेरे सगे बड़े भाई होकर मेरी मदद करने के लिए नहीं आते तो भाभी कैसे मान जाएंगी। रामेश्वर के कहने पर सरिता मालती के घर नहीं जाती, पर एक दिन रामेश्वर की तबीयत बहुत खराब थी। उसका बुखार उतर नहीं रहा था। सरिता को दवाई के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए उसे मजबूरी में अपनी जेठानी के घर मदद के लिए जाना पड़ा। देख सरिता, अगर तुझे दवाई के लिए पैसे चाहिए तो वो मैं तुझे दे सकती हूँ, पर बदले में तुझे मेरे घर काम करना पड़ेगा। वो ऐसा है ना, मेरी काम वाली आजकल छुट्टी पर है, तो घर के बर्तन, सफाई, झाड़ू पोछा, खाना बनाना करना सब तुझे ही संभालना पड़ेगा। तभी मैं बदले में तुझे पैसे दूंगी। मंजूर है तो बोल। ठीक है भाभी, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप मुझे पैसे जरूर दे देना, मुझे बहुत जरूरत है। उस दिन से सरिता अपनी जेठानी मालती के घर नौकरानी का काम करने लगी। मालती सरिता पर बहुत अत्याचार करती थी। सारा दिन काम करवाकर शाम में उसको 20 रुपए पकड़ाती थी। सरिता मजबूर थी, इसलिए वो काम करती रही। एक दिन सरिता अपनी जेठानी के घर काम कर रही थी, तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और कुछ मांगने लगी। बेटी, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। ओ अम्मा, आगे जाओ, ये कोई दान धर्मशाला नहीं है जो यहाँ से कुछ खाने को मिलेगा। पता है अनाज कितना महंगा है। तुम भिखारी और गरीब लोगों को अगर ऐसे ही मैं रोटी सब्जी बांटती रही तो मेरा घर तो जल्दी खाली हो जाएगा। जाओ जाओ, माफ करो। जेठानी जी, लगता है बेचारी बहुत भूखी है। रोटी के डिब्बे में रात की 2 रोटियां रखी है, वो कोई भी नहीं खाएगा। अगर कहो तो वो मैं इन बूढ़ी अम्मा को दे दूं। पता भी है 2 रोटियां कितनी महंगी है। एक शर्त पर देने दूंगी, अगर तू वो 2 रोटियां देना चाहती है तो आज के 20 रुपए तुझे नहीं मिलेंगे, वो तुझे कटवाने पड़ेंगे। कोई बात नहीं जेठानी जी, आप आज मुझे पैसे मत देना, पर इन बूढ़ी अम्मा को कुछ खाने के लिए दे दो। सरिता की जेठानी मालती उस बूढ़ी औरत को रोटी दे देती है और बदले में उस दिन सरिता के पैसे काट लेती है। सरिता शाम को काम खत्म करके जब घर जा रही थी तब वो बूढ़ी औरत उसे दोबारा मिली। बेटी, तुमने मुझ बूढ़ी का पेट भरने के लिए अपनी जेठानी से अपने पैसे नहीं लिए। तुम सचमुच बहुत दयालु हो। जो दूसरों की मदद करते हैं, ईश्वर भी सदैव उनकी मदद करते हैं। पर अम्मा, अब तो मैं बहुत हिम्मत हार चुकी हूँ। कब तक मैं जेठानी जी के ताने सुनूंगी? काश हमारी बंजर जमीन पर खेती हो जाती तो आज हम भी खुशी खुशी जीवन बिता रहे होते। सरिता उस बूढ़ी औरत को अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। मेरे पास तुम्हें देने को ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये 5 भिंडी है। अपनी बंजर जमीन पर 5 जगह 1-1 भिंडी बो देना, फिर अगले दिन तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। सरिता को 5 भिंडी देकर वो बूढ़ी औरत वहां से चली गई। सरिता भिंडी लेकर घर आ गई। बूढ़ी अम्मा के कहे मुताबिक सरिता ने 5 भिंडी अपने बंजर खेत पर अलग अलग बो दी। सरिता, इन 5 भिंडियों से भला हमारी बंजर जमीन पर ये थोड़ी है कि भिंडी की खेती हो जाएगी। अरे तुमने कैसे विश्वास कर लिया? तुमने पूरा दिन भाभी के घर इतनी मेहनत की और जो पैसे कमाए उस बूढ़ी अम्मा को दे दिए। अरे सरिता, तुम अपने बारे में भी तो कुछ सोचा करो। अब तुम क्या बनाओगी और क्या खाओगी, बताओ।
कोई बात नहीं जी, बूढ़ी अम्मा ने प्यार से दी थी। कई बार बड़ों के आशीर्वाद में ईश्वर के आशीर्वाद जितना असर होता है, इसलिए मैंने उन भिंडियों को खेत में बो दिया। बाकी थोड़े से चावल रखे हैं, आज आप और मैं मिलकर वही खा लेंगे। सरिता और रामेश्वर उस रात चावल उबाल कर वही खाकर सो गए। अगले दिन सरिता जब सोकर उठी तो उसकी नजर बंजर खेत पर गई। उसने देखा उसके खेत में सोने की भिंडी उगाई हैं। सरिता खुशी से झूम उठी। सुनो, जल्दी बाहर आओ, वो देखो हमारे खेत में सोने की भिंडियां उगाई हैं। हाँ सरिता, सचमुच हमारे बंजर खेत पर तो सोने की भिंडी की खेती हो गई है। ये सब कैसे? लगता है वो बूढ़ी अम्मा जरूर कोई भगवान का अवतार थी, तभी उन्होंने कहा था कि हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जल्दी से इन भिंडियों को तोड़ लेते हैं। हाँ हाँ चलो। सरिता और रामेश्वर मिलकर सोने की भिंडियां तोड़ लेते हैं। रामेश्वर उस सोने को बाजार में बेच देता है। सरिता ने उन बूढ़ी अम्मा को बहुत ढूंढा, पर कहते हैं ईश्वर कब किस रूप में हमारी मदद को आए ये कोई नहीं जानता। हमारे पास उन बूढ़ी अम्मा की कृपा से सब कुछ है। हमारे सारे दुख के दिन दूर हो गए। मैं सोच रही थी क्यों ना हम गरीबों के लिए एक धर्मशाला खोलें, जहाँ पर मुफ्त खाने के लिए भोजन और सोने के लिए जगह का प्रबंध हो। तुम ठीक कह रही हो सरिता, मैं आज ही इस बारे में गांव के जमींदार साहब से बात करता हूँ। रामेश्वर के पास अब बहुत सारे खेत थे, पर उसने अपने भाई भाभी से बिल्कुल नाता तोड़ लिया था, क्योंकि मालती ने जो सरिता की मजबूरी का फायदा उठाया था वो भूलने वाली बात नहीं थी। सुखदेव एक गरीब किसान था और एक छोटे से गांव में रहता था। वो अपने खेतों में अधिकतर अलग अलग तरह की सब्जियां उगाया करता था। इस बार उसने बैंगन की खेती करने की सोची। इस बार बैंगन की खेती क्यों? मैं अलग अलग तरह की सब्जियां उगाता हूँ। इस बार सोचा कि बैंगन लगाकर देखता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है मार्केट में बैंगन बहुत अधिक मात्रा में बिक जाते हैं और इसमें लागत भी ज्यादा नहीं आती। एक ही पौधे से कई बारी सब्जी उतर जाती है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। बैंगन भिंडी की तरह ही एक ही पौधे से कई बारी उतर जाता है। सुखदेव अपने खेतों की देखभाल खुद ही करता था और जब उसकी बैंगन की फसल तैयार हुई तो वो देखता है कि उसके खेत में छोटे बड़े लंबे मोटे गोल हर तरह के बैंगन थे। उसी गांव में ही एक किसान शंकर रहता था। वो सुखदेव के खेतों में खड़ी हुई बैंगन की फसल को देखकर जलन महसूस करता है। वाह भाई सुखदेव, तेरे खेत में तो बैंगन ही बैंगन हो रखे हैं। हाँ, सोचा हर बार एक ही जैसी सब्जियां लगाता हूँ, इस बार कुछ अलग लगाकर देखता हूँ। वो तो दिख ही रहा है, तेरे खेतों में तो बैंगन की भरमार है। काफी मुनाफा कमाएगा इस बार तू। शंकर की बात सुनकर सुखदेव मुस्कुराता है और अपने खेतों में पौधों के बीच में नुलाई करना शुरू कर देता है। लेकिन शंकर मन ही मन जलता हुआ सोचता है, इसके पास भी उतना ही खेत है जितना मेरे पास है, लेकिन ये हर फसल में काफी मुनाफा कमा लेता है। पर मेरे खेतों में ऐसी फसल कभी तैयार नहीं होती। अरे देखो तो जरा बैंगन, क्या लाजवाब बैंगन लगे हैं। काश कुछ ऐसा हो जाए कि ये फसल मुझे मुनाफा देकर चली जाए। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो अपने एक दोस्त जो मंडी में काम करता था उसके पास जाता है और उसे अपने दिमाग में आई हुई चालाकी के बारे में बताता है। अरे वाह शंकर, तेरे दिमाग की तो दाद देनी चाहिए। इस तरह हम दोनों को ही मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कर, मैं कल सुबह जल्दी दुकान खोल लूंगा। तू उसे यहाँ पर भेज देना और फिर देख दोनों भाई कितना मुनाफा कमाते हैं। देख भाई, जो भी होगा वो आधा आधा होगा और मेरे साथ कोई भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। अरे तू बेफिक्र रह यार शंकर, तेरा तो कहीं तक नाम भी नहीं आएगा। अगले दिन सुबह शंकर सुखदेव के पास जाता है और उसे बताता है कि वहां मंडी में एक दुकानदार खाली बैंगन लेता है, तो उसे क्यों नहीं बेच देता? तुझे उसके दाम भी अच्छे मिल जाएंगे। चलो ये तो अच्छी बात है, वरना तो मैं एक दो ही लोगों को मंडी में जानता हूँ और वो लोग दाम भी अच्छे नहीं देते। सुखदेव अपने खेतों से ताजे ताजे सारे बैंगन तोड़ लेता है और उन्हें टोकरी में भर लेता है। अपनी पत्नी को बोलकर वो मंडी की तरफ चला जाता है और मंडी में उसी आदमी के पास पहुंच जाता है जिसका पता शंकर ने बताया था। वो दुकानदार सुखदेव से सारे बैंगन लेकर अंदर रखवा देता है। सुखदेव को खड़े खड़े काफी देर हो जाती है। क्या भैया, और कितनी देर लगेगी? क्या कितनी देर लगेगी? अरे अभी अभी तो आपने सारे बैंगन तोलकर अंदर रखे हैं, मुझे मेरा दाम दो, मैं निकलूं यहाँ से, काफी देर हो गई। कौन से बैंगन भैया, यहाँ तो तुम कब से खड़े हो? मैं तो तुम्हें खुद ही कहने वाला था कि यहाँ क्यों खड़े हो भाई, अपने घर जाओ, कोई काम धंधा नहीं है क्या तुम्हारे पास? ये तुम क्या कह रहे हो भैया?
अभी अभी तो मैंने तुमसे अपने बैंगन तुलवाए हैं और पैसे देने की बारी आई तो तुम झूठ बोल रहे हो। वो दुकानदार गुस्से में दुकान से बाहर आता है और सुखदेव के साथ लड़ने लगता है कि तूने उसे झूठा कैसे कहा। देखते ही देखते वहां पर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब बाकी दुकानदार सुखदेव की बात सुनने के बाद उस दुकान वाले से बोलते हैं कि अगर इसने बैंगन दिए हैं तो जरूर तुम्हारी दुकान पर होंगे, हमें तुम्हारी दुकान की तलाशी लेनी है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाकर देखते हैं तो दुकान अंदर से खाली पड़ी थी। उस दुकान वाले ने शंकर के साथ मिलकर वहां से बैंगन कब के गायब करवा दिए थे। अपने साथ हुए इतने बड़े धोखे को सुखदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और चक्कर खाकर गिर गया। सब मार्केट में उसे झूठा बोलने लगे। सुखदेव को जब होश आया तो वो उदास मन से अपने घर को गया। हे भगवान, ये आपकी क्या हालत हो रखी है? सुबह के निकले हुए आप अब आ रहे हो, सब ठीक तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उस दुकान वाले ने मेरे साथ धोखा किया, मेरे सारे बैंगन रख लिए और मुझे पैसे भी नहीं दिए। ये आप क्या कह रहे हो? आपने अंदर तलाशी क्यों नहीं ली? अंदर बैंगन नहीं थे। उस आदमी ने वहां से कब बैंगन गायब करवा दिए पता ही नहीं चला। मार्केट में सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इतने भारी नुकसान को सुखदेव बर्दाश्त नहीं कर पाया और वो चारपाई से लग गया। उसकी पत्नी उसे रोज दिलासा देती लेकिन वो था कि उठ नहीं रहा था। खेतों में खड़ी हुई उसकी बाकी की फसल भी शंकर खराब कर देता है। देखो जी, इस तरह बिस्तर पर लेटे रहने से तो आप दिन पर दिन और ज्यादा बीमार हो जाओगे। उठो, अपने खेतों की तरफ चलो। हम लोग दोबारा से बैंगन की खेती करेंगे और इस वाली मंडी में बैंगन नहीं बेचेंगे। क्या करूं, मुझसे तो बिस्तर से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा। मैं अपने खेतों में जाने की सोचता हूं लेकिन फिर हिम्मत हार जाता हूं। ये कहकर सुखदेव रोने लगता है। उसकी पत्नी उसे दिलासा देती है लेकिन कोई हल समझ में ना आते हुए एक दिन उसकी पत्नी सुबह सुबह अपने खेतों में जाती है। वो सोचती है शायद उसे ही काम करते हुए देखकर सुखदेव को लगे कि उसे वापस आकर खेतों में काम करना चाहिए। वो वहां पर सूखे हुए सारे पौधों को हटा देती है और फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर देती है। अभी उसने थोड़ा सा ही खोदा था कि उसे अपने खेत में एक बैंगन दिखाई देता है। अरे, लगता है ये बैंगन पककर यहीं गिर गया होगा। ये देखकर किसान की पत्नी खुश हो जाती है। जब बहुत देर तक सुखदेव की पत्नी घर नहीं आती तो सुखदेव उसे ढूंढने के लिए खेतों में चला जाता है। वहां अपनी पत्नी को फावड़े से खेतों की खुदाई करते देख वो बोलता है, अरे, तुमने तो आधे से ज्यादा खेत खोद दिया। तुम्हें पता है, मुझे अपने खेतों में एक बैंगन मिला और ये देखो, वो पका हुआ बैंगन था। मैंने उसके सारे बीज निकाल लिए। अब हम इन बीजों को थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगा देंगे तो हमारी फसल फिर से तैयार हो जाएगी। सुखदेव को थोड़ी सी खुशी होती है और फिर वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जितना खेत तुमने खोद दिया है हम उसी में ही इन बीजों से नई पौध लगाएंगे। सुखदेव और उसकी पत्नी उन बीजों को अपने खेतों में उगाकर उसमें पानी देकर अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सुखदेव अपने खेतों में आता है तो वो हैरान हो जाता है कि उसके खेतों में कल उगे हुए बैंगन के पौधे बड़े हो चुके हैं और उन पर छोटे छोटे बैंगनी फूल आए हुए हैं। वो भागकर घर आता है। तुम्हें पता है, हमारे खेतों में बैंगन के पौधे बड़े हो चुके हैं और उन पर फूल भी आ गए हैं। कैसी बातें कर रहे हो? कल तो बीज डाले हैं और आज पौधों में फूल भी आ गए। लगता है तुम तो पगला गए हो। नहीं नहीं, तुम चलो मेरे साथ, खेतों में देखो और वहां अपनी आंखों पर तुम यकीन नहीं कर पाओगी। सुखदेव अपनी पत्नी को लेकर खेतों में जाता है। वो भी हैरान हो जाती है कि अब उन फूलों के अंदर से छोटे छोटे बैंगन निकलने शुरू हो गए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अगले दिन सुबह सुखदेव और उसकी पत्नी जब अपने खेतों में आते हैं तो उनकी हैरानी का ठिकाना ही नहीं था। खेत ताजे ताजे बैंगनों से भरा हुआ था। देखा, ये तो भगवान का चमत्कार हो गया है। ये तो जादुई बैंगन है। अब आलस छोड़ो और जल्दी से बैंगन तोड़ो और मार्केट में बेच कर आओ। दोनों पति पत्नी खुशी खुशी सारे ताजे ताजे बैंगन तोड़कर टोकरियों में भर लेते हैं और सुखदेव उन्हें मार्केट में बेचने के लिए चला जाता है। वो दुकानदार जिसने शंकर के कहने पर सुखदेव को धोखा दिया था, सुखदेव को वापस बैंगनों के साथ देखकर हैरान हो जाता है। सुखदेव बाकी के दुकानदारों को अपने बैंगन बेचकर पैसे लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है। उधर जैसे ही शंकर को यह बात पता चलती है वो सुखदेव के खेतों में जाकर देखता है तो खेतों में बैंगन ही बैंगन थे।
वो फिर से उसकी फसल खराब करने की नीयत से जैसे ही उसके खेतों की तरफ पैर करता है, उसे बहुत जोर का करंट लगता है, जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। तभी खेतों से आवाज आती है कि खबरदार, जो अब आइंदा सुखदेव के खेतों में पैर रखा